स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्यों इसे कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, क्या इसकी मैकेनिज्म है, कैसे एंटीबॉडी बनाती है और किस तरह से पैथोजन को किल करती है। एग्जाम में आप आसान तरीके से फिगर कैसे बनाएंगे और एग्जामिनर को कैसे समझा सकेंगे, साथ ही साथ आपको लिखना कैसे है, ये सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो लास्ट तक बने रहिए और चलिए देख लेते हैं आपको इसका सारांश पता है कि नहीं, यानी कैसे कैसे पढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इम्यूनिटी और इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे लाइंस ऑफ डिफेंस, मतलब सुरक्षा की पंक्तियाँ। तो आपने देखा था 3 लाइंस ऑफ डिफेंस थे, मतलब सुरक्षा की 3 पंक्तियाँ थी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आप अच्छे से पीछे समझ चुके थे। अब चल रहा था थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और आपने देखा था कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर 2 कंपोनेंट थे, जिसमें एक का नाम था सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और दूसरे का नाम था एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने आपको अच्छे से समझा दिया है और इस तरह से पूरी उसकी मैकेनिज्म बता दिया है कि कैसे सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम काम करता है। आज के इस लेक्चर में हम आपको समझा देंगे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम यह किस तरह से काम करता है, इसकी क्या मैकेनिज्म है। अगर जो सारांश मैंने बताया है यह आपको नहीं याद है तो वास्तव में आपको पूरी जानकारी नहीं है। आप लेक्चर नंबर 1 से देखेंगे तो आपको 100% पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी, किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं रहेगा। तो अगर आप नहीं देखें तो लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट करिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में एग्जाम में आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे, इसके बाद फिगर ड्रा करके कैसे सारी चीज़ें आप एग्जामिनर को समझा देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आप हेडिंग क्या डालेंगे। देखिए आप पढ़ रहे थे कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है और उसी का कंपोनेंट आप पढ़ रहे थे, जिसमें पहला कंपोनेंट है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसको CMIS कहते हैं। इसे हमने इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में समझा दिया है। अब देखिए है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसी को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल देंगे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, अथवा इसका एक नाम और है ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्यों है वो आगे अभी आएगा, हम आपको बता देंगे। देखिए पहला इसमें आप शुरू में क्या लिख देंगे, इट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज दैट सर्कुलेट इन द बॉडी फ्लूइड। मतलब इस इम्यूनिटी के अंदर या ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर क्या है, एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, यानी एंटीबॉडी शामिल है। दैट सर्कुलेट, जो सर्कुलेट करती रहती है इन द बॉडी फ्लूइड, यानी बॉडी फ्लूइड में सर्कुलेट करती रहती है, जैसे कि ब्लड में, प्लाज्मा में और लिम्फ में। द वर्ड ह्यूमर परटेन टू फ्लूइड, यानी ह्यूमर शब्द का अर्थ है फ्लूइड से। जो इसके पहले आप सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम पढ़े थे उसमें आपने देखा था कि डायरेक्ट कोशिकाएं खुद पैथोजन को किल करने का काम करती थी, लेकिन इसमें एंटीबॉडी बनेगी जो कि फ्लूइड में रहेगी और पैथोजन को किल करने का काम करेगी। तो इस प्रकार से जो ह्यूमर शब्द है या ह्यूमरल इम्यूनिटी शब्द है वह फ्लूइड से लिया गया, उसका मतलब फ्लूइड है। आगे फिर देखिए आप क्या लिखेंगे, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी दैट रेगुलेट ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी इसमें जो बी लिम्फोसाइट होगी वह एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और वही जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी को रेगुलेट करेगी, यानी उसी से ह्यूमरल इम्यूनिटी संचालित होगी। जैसे देखिए यहाँ पर ये बी लिम्फोसाइट है और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है। अभी आप मैकेनिज्म समझेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए सर्टेन सेल्स, यानी कुछ कोशिकाएं, जिसमें वो कौन सी कोशिकाएं हैं, स्ट्रोमल सेल्स ऑफ बोन मैरो, ये कोशिकाएं बोन मैरो में पाई जाती हैं। प्रोड्यूस बी लिम्फोसाइट, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, बी लिम्फोसाइट। मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट 2 तरह की लिम्फोसाइट होती हैं जो बोन मैरो में बनती हैं, लेकिन बनती तो दोनों बोन मैरो में है,
लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है वो थाइमस में जाकर मैच्योर होती है, इसलिए उसको टी लिम्फोसाइट कह देंगे। और जो बी लिम्फोसाइट होती है वो बोन मैरो में बनती है और बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाती है, इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट कहेंगे। तो टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि वह थाइमस में मैच्योर होती है, और जो बी लिम्फोसाइट है ये बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाती है, इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट कहेंगे, जबकि बनती दोनों बोन मैरो में ही है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर है कि सर्टेन सेल्स ऑफ बोन मैरो प्रोड्यूस बी लिम्फोसाइट, यानी बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती हैं एंड मेच्योर देयर, यहीं पर मेच्योर भी हो जाती हैं। आगे लिखेंगे बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी, जैसा कि वहां पर दिखाया गया है। देयरफॉर दिस इम्यूनिटी इज कॉल्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। मतलब यह बी लिम्फोसाइट जो होती है वह एंटीबॉडी बनाती है, इसी एंटीबॉडी बनाने की वजह से ही इसका नाम है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। एक एक लाइन अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको एग्जाम में सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको क्लियर कट जानकारी रहेगी तो आप छोटे मोटे सेंटेंस बनाकर लिख सकेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, रटना नहीं है कि एकदम जो शब्द मैंने सेलेक्ट किया वही शब्द आप लिखें। भावार्थ उसका सेम होना चाहिए। और आप भावार्थ कैसे समझ पाएंगे? जब पूरी डिटेल आपको जानकारी रहेगी कि क्या है, तब आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो आगे लिखेंगे क्यों इसे कहते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, क्योंकि जो बी लिम्फोसाइट होती है वो क्या बनाती है? एंटीबॉडी। आगे लिखेंगे व्हेन एंटीबॉडी लोकेटेड ऑन बी सेल, यानी कि जो एंटीबॉडी बी सेल पर लोकेटेड होती है, स्थित होती है, बाइंड टू एंटीजन, वह एंटीजन से बाइंड यानी कि बंध जाती है। जैसा कि आपने देखा ये बी लिम्फोसाइट है और इस पर लोकेटेड है ये एंटीबॉडी, और किससे बंध गई है? एंटीजन से, यानी कि किसी भी तरह के वायरस बैक्टीरिया से ये बंध जाएगी। तो क्या होगा? व्हेन एंटीबॉडी लोकेटेड ऑन बी सेल, जब बी सेल पर उपस्थित एंटीबॉडी बाइंड टू एंटीजन, यानी एंटीजन से बंध जाती है, सो इट इज, तो इस प्रकार यह एक्टिवेट हो जाती है एंड प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ सेल्स, यानी दो तरह की सेल्स, दो तरह की कोशिकाएं ये बना देती हैं। पहला क्या है? प्लाज्मा सेल्स, और दूसरा क्या है? मेमोरी बी सेल। पहला है प्लाज्मा बी सेल और दूसरा है मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा बी सेल में आप दो लाइन दिखा देंगे। पहला क्या दिखा देंगे कि शॉर्ट लाइफ स्पेन, यानी इसका जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है, वो शॉर्ट होता है, कम दिनों के लिए होती है। और दूसरा एक लाइन आप इसमें और लिख देंगे, दोनों खास कैरेक्टर हैं। दूसरा एक लाइन लिख देंगे कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, यानी जो प्लाज्मा बी सेल होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है बाय देम, मतलब इनके द्वारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया जाता है, विच सर्कुलेट इन द ब्लड, जो ब्लड में सर्कुलेट करती है, एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन, और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती है। एकदम फिगर के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने बताया कि जो एंटीबॉडी उपस्थित है बी सेल पर, जब यह एंटीजन से बंध जाती है, बाइंड हो जाती है, तो ये एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होकर के दो तरह की कोशिकाएं बनाती हैं। एक पहला है मेमोरी बी सेल और दूसरा देखिए है ये प्लाज्मा बी सेल। ये पहला दूसरा कोई नहीं है, किसी को पहले या बाद में आप लिख सकते हैं। तो एक देखिए मेमोरी बी सेल है जिसको यहाँ पर मैंने दिखाया है, और प्लाज्मा बी सेल बनाई है जिसको यहाँ पर मैंने लिखा है। तो मेमोरी बी सेल का तो काम है कि भविष्य में फिर कभी इस तरह का पैथोजन आए, एंटीजन आए, तो सारी प्रक्रिया न दोहराने के बजाय डायरेक्ट एंटीबॉडी बनाकर पैथोजन को किल किया जाए। ये तो बाद की कहानी है। ये वाला इन्फेक्शन समाप्त होकर जब भविष्य में फिर कभी इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए कहा गया है। बाकी अभी वर्तमान में क्या करना है, जब इन्फेक्शन हुआ है तब क्या करना है, उसके लिए है प्लाज्मा बी सेल। तो आपने देखिए क्या लिखा है, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस, इसके द्वारा यानी प्लाज्मा बी सेल के द्वारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है। देखिए नीचे तमाम एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जा रही है। विच सर्कुलेट इन द ब्लड एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन, जो ब्लड में सर्कुलेट करती रहती हैं ये एंटीबॉडी और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती है। देखिए पूरे ब्लड में इस तरह से ये सर्कुलेट करेगी और नीचे आप देख रहे हैं कि पैथोजन को ये डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है। तो क्लियर हो गया। आगे फिर देखिए क्या है मेमोरी बी सेल, इसके बारे में देखिए आप दो लाइन दिखा देंगे। पहला लॉन्ग लाइफ स्पेन, बहुत दिनों तक इसका जीवन काल लंबा होता है, क्योंकि भविष्य में फिर कभी पैथोजन आए
तो सारी प्रक्रिया दोहराने के बजाय, यानी कि पूरी लंबी प्रक्रिया होती है, अगर पूरी लंबी प्रक्रिया देखा जाए तो इसको एक्टिवेट होने में 1 हफ्ते 2 हफ्ते या महीनों का समय लग जाता है। लेकिन अगर मेमोरी बी सेल रहेगी तो अगर इसी तरह का पैथोजन कभी फ्यूचर में आता है तो इतना लंबा समय न लग करके एक ही दिन में एंटीबॉडी तैयार करके पैथोजन को किल करने का काम किया जाएगा। इसलिए मेमोरी बी सेल भी साथ में बना दिया जाता है। तो 2 लाइन इसमें लिख देंगे। पहला, लॉन्ग लाइफ स्पेन, यानी लंबा इसका जीवन काल होता है क्योंकि आगे बहुत दिनों तक इसे याद रखना है। दूसरा आप लिख देंगे, इट इज इनएक्टिवेटेड एंड एक्टिवेटेड लेटर, मतलब इसको इनएक्टिवेट करके रख दिया जाता है बॉडी में और फिर बाद में जब कभी पैथोजन आता है तो इसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। एक लाइन खास है, लास्ट में आप इसे लिख देंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड डिफेंस। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, डिफेंस मतलब सुरक्षा प्रदान करती है, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध में, किसके विरुद्ध में, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। यह वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हमें ये सुरक्षा प्रदान करती है, खास करके वायरस और बैक्टीरिया के लिए। अब आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है, अच्छे से हम लोग इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। जो चीज़ें लिखा गया है वही आपको इस मैकेनिज्म में दिया गया है ताकि कोई डिफरेंस ना हो। ऐसा नहीं कि लिखा गया है कुछ और मैकेनिज्म में कुछ और समझाया गया हो, तो अंतर हो जाएगा, आपको समझने में भी दिक्कत होगी और अगर आप एग्जाम में ऐसा लिखते हैं तो आपको नंबर भी पूरा नहीं मिलेगा। तो अभी आप मैकेनिज्म समझने के बाद एक बार फिर से लेक्चर देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा है हेल्पर टी सेल। अब आप सोचेंगे कि इसमें टी सेल कहाँ से आ गया, तो पीछे जब हम इसके पहले वाला लेक्चर पढ़ा रहे थे तो उसमें हम दिखाए थे कि टी सेल के कई काम होते हैं। जब इन्फेक्शन होता है तो टी सेल एक्टिवेट हो जाती है और कई काम करती है, जैसे अपनी संख्या बढ़ा देना और साइटोटॉक्सिन टी सेल को संदेश देना कि पैथोजन को किल करना है। तो सारे काम तो हमने पीछे दिखाया था कि हेल्पर टी सेल का काम क्या है। बाकी एक चीज़ हम और कहे थे कि जो हेल्पर टी सेल होती है वह बी सेल को सूचना देती है कि एंटीबॉडी बनाना है। तो वहाँ पर हमने ये कह दिया था कि एंटीबॉडी कैसे बनाती है और किस तरह से पैथोजन को किल करती है, हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ये बात हमने पीछे वाले लेक्चर में कहा था, तो अब वो हम यहाँ पर समझा रहे हैं। तो देखिए हेल्पर टी सेल जो है वो बी सेल को सूचना देती है कि पैथोजन आ चुका है, एंटीजन आ चुका है, एंटीबॉडी बनाना है। तो बी सेल तुरंत देखती है कि हाँ पैथोजन तो वास्तव में आ गया है, तो वह अपने ऊपर अपनी सतह पर एंटीबॉडी बना देती है। अब देखिए बी सेल एंटीबॉडी बना दी है, लेकिन जिस तरह का पैथोजन है, पैथोजन का जिस तरह का एंटीजन है उसी तरह की एंटीबॉडी भी बनाना है। अब देखिए आप, ये पैथोजन है यानी कि वायरस है और इसके ऊपर देखिए एक प्रोटीन है जिसका नाम है एंटीजन, इस तरह से देखिए है वो। तो एंटीबॉडी भी आप देख रहे हैं इसी तरह का बना रही है अपना बाइंडिंग साइट। अब देखिए पैथोजन है, पैथोजन जाकर के इसकी एंटीबॉडी में जाकर, एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग साइट है उसी में जाकर के फंस जाएगी। अब इस तरह से तो ये पैथोजन अपना एंटीजन लेकर के पूरा घूम रहा था ब्लड में, लेकिन जब एंटीबॉडी बन करके तैयार हो गई तो ऐसे घूमते घूमते जाकर के उसी में फंस गया। अब पैथोजन सोच रहा है कि अरे हम कहाँ फंस गए, अब उसकी एक्टिविटी क्या हो गई है, कम हो गई है, बंद हो गया, उसकी एक्टिविटी नहीं चल पाएगी। और इधर ये बी सेल क्या करती है, बी सेल सोचती है कि जिसके लिए हमने एंटीबॉडी बनाया था उसमें जाकर आराम से फिट हो गया। अब जब उसमें जाकर के फिट हो गया तो अब क्या करेगी, अब तुरंत जो है 2 तरह की कोशिकाओं का निर्माण करेगी। पहला क्या है, मेमोरी बी सेल और दूसरा प्लाज्मा बी सेल है। तो मेमोरी बी सेल तो इनएक्टिवेट करके भविष्य के लिए रख दिया जाएगा कि अगर कभी फिर इस तरह का पैथोजन आता है तो उसके लिए। बाकी वर्तमान में जो ये प्लाज्मा बी सेल है ये क्या है, बहुत सारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी और यह एंटीबॉडी जा कर के अब इस तरह के पैथोजन को एकदम चारों तरफ से एकदम पकड़ लेगी। देखिए यहाँ पर ये एंटीजन दिखाया गया है, वायरस है और इसके चारों तरफ से देख रहे हैं कि एंटीबॉडी जा कर के इसको पकड़ ली है। अब यह पैथोजन यहाँ पर किल हो जाएगा। अगर इस पैथोजन की जगह दूसरा कोई होता और उसका एंटीजन किसी दूसरे शेप में होता तो हमारी एंटीबॉडी भी उसी शेप में बन, जैसे मान लीजिए ये कोई अलग तरह का पैथोजन आ गया वायरस के अलावा और उसके ऊपर जो ये एंटीजन है, जो प्रोटीन है, वो गोल ना हो करके इस तरह से है। मान लीजिए कि इस तरह से इसके ऊपर एंटीजन है,
अब हमारी जो बी सेल है वो एंटीबॉडी भी इसी के हिसाब से बनाएगी। देखिए यह एंटीबॉडी इस तरह से बनाएगी कि जा करके इसमें पैथोजन का एंटीजन सेट हो सके। अब देखिए इस तरह की एंटीबॉडी बनाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से पैथोजन का एंटीजन है, जिस तरह से देखिए, अगर पैथोजन अभी तो पहले आपने देखा कि इस वायरस का एंटीजन इस तरह से है, तो एंटीबॉडी भी इसी तरह से बनी और जा करके इसमें फिट हो गई। अगर पैथोजन जो है वो उसकी एंटीजन यानी उसकी जो प्रोटीन है वो इस तरह से होती, तो हमारी एंटीबॉडी भी इसी तरह से बनती और जा करके इसमें फिट हो जाती। अब सोचिए कि अगर ऐसा हो कि पैथोजन का जो एंटीजन है वो इस तरह से हो और हमारी एंटीबॉडी इस तरह से बने, तो इसमें फंसेगा? नहीं फंसेगा। तो जिस तरह का पैथोजन होता है, यानी पैथोजन की जो एंटीजन होती है, ये पूरा पैथोजन है और इसके ऊपर जो पाई जाने वाली प्रोटीन हो वो एंटीजन है। तो जिस तरह का एंटीजन होता है उसी तरह की एंटीबॉडी बनेगी, तभी तो उसमें फंस पाएगा। इसीलिए कहते हैं ये विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है। यानी कि इस तरह का अगर एक तरह का मतलब ऐसा अगर एंटीजन है और इसी तरह की एंटीबॉडी बनी है, तो अब केवल इसी तरह के एंटीजन में ही यह काम करेगी। अगर इस तरह का एंटीजन आएगा तो यह काम नहीं करेगी। इसी को कहते हैं स्पेसिफिसिटी। पीछे शब्द हमने ये इसका नाम लिया था और वहाँ पर समझाया था। अगर क्लियर नहीं हुआ था तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि जिस तरह का पैथोजन आया है उसी के एंटीजन के हिसाब से एंटीबॉडी बनी है। अब दूसरे तरह के पैथोजन में यह एंटीबॉडी काम नहीं करेगी। इस तरह से बताइए, एंटीबॉडी बनी है, इस तरह से पैथोजन आ जाए तो इसको बांध पाएगा? ये तो फ्री है, इसमें पैथोजन निकल जाएगा। अब जब दूसरे तरह का पैथोजन आएगा जिसकी एंटीजन इस तरह से हो, तो हमारी एंटीबॉडी भी इस तरह से बनाएगी। किसी तीसरे तरह का आएगा तो तीसरे तरह का, चौथे तरह का पैथोजन आएगा तो चौथे तरह की एंटीबॉडी बनेगी। तो विभिन्न विभिन्न कई तरह के पैथोजन के लिए हमारी एंटीबॉडी काम करती है। इसलिए इसकी क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी होती है, इसकी विविधता भी बहुत अधिक होती है और स्पेसिफिसिटी भी है। जिस तरह के पैथोजन के लिए बनी है उसी के लिए काम करेगी। तो ऐसा नहीं है कि पैथोजन दूसरे तरह का आए और हमारी एंटीबॉडी दूसरे तरह का बने, ऐसा होता नहीं है। जिस तरह का पैथोजन आता है उसका जिस तरह से एंटीजन होता है उसी तरह से हमारी एंटीबॉडी भी बन करके तैयार होती है और उसे बांध करके किल करने का काम करती है। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए कम समय में। देखिए ये आप एग्जाम में इस तरह का फिगर ड्रा कर देंगे और इस तरह से नीचे लिख देंगे हेल्पर टी सेल और दूसरी एक और सेल बनाएंगे जिसका नाम लिख देंगे बी सेल। अब ये टी सेल बी सेल से कह रहे एंटीबॉडी बनाना है। अब आगे एक बार और बी सेल बना करके उस पर एंटीबॉडी दिखा देंगे। देखिए बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यानी बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है। इस तरह का आप एक वायरस बना देंगे जिसके नीचे एंटीजन लिख देंगे। इसकी जो प्रोटीन है वो एंटीजन है। फिर जब ये एंटीजन इसकी एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएगा, बंध जाएगा, तो ये दो तरह की सेल बनाएंगी। एक है मेमोरी सेल, यहाँ आप इस तरह से बनाकर मेमोरी सेल लिख देंगे और फिर इसके बाद यहाँ प्लाज्मा सेल थोड़ा बड़ी बनाकर प्लाज्मा सेल लिख देंगे और नीचे इस तरह से आप तमाम एंटीबॉडी बना देंगे। नीचे आप एक बार फिर से यह वायरस दिखा देंगे, क्योंकि ये बॉडी में तो बहुत सारे वायरस होते हैं। अब जितने वायरस हैं उतने तो आपको बनाना नहीं है। एक दिखाने के लिए फिर से आप एक वायरस दिखा देंगे और यहाँ एंटीबॉडीज दिखा देंगे और नीचे लिख देंगे एंटीजन एलिमिनेशन, यानी जो एंटीजन है उसका सफाया हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरा लेक्चर समझ पाए होंगे। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, कैसे काम करती है, एग्जाम में कैसे लिखना है, ये सारा डिटेल आप समझ गए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।